रति के लिए कांप उठा। कैसे उस लड़की ने दुनिया और समाज से लड़कर मिष्टी को जन्म दिया होगा और आज उसे अकेले पाल रही है। माँ बाप के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उसने शादी की थी। दुनिया के अपने सवाल होते हैं, अपनी बातें। सुबह हो चुकी थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह में ही शाम उतर आई हो। पिछले 2 दिनों से मिष्टी उससे कलर पेंसिल दिलाने की जिद कर रही थी, लेकिन ऑफिस के काम में उलझकर रति वो ला नहीं पाई। कल संडे था। उसने सोचा था मिष्टी के साथ बाहर जाएगी, लेकिन वो दिन भी काम में निकल गया। ऊपर से कल की बातें, राज और काजल के शब्द उसका मूड पूरी तरह खराब कर चुके थे। उसे मिष्टी की बात याद ही नहीं रही और आज सुबह से मिष्टी मुंह फुलाकर बैठी थी। गुस्से में उसने नाश्ता भी नहीं किया। रति बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी देख रही थी। सुबह के 9 बज चुके थे। ऑफिस का समय हो गया था। वो झुककर बोली, ओके मम्मा आपके लिए आज ही कलर पेंसिल लेकर आएगी, लेकिन आप घर में चुपचाप रहेंगी। नो बदमाशी। मिष्टी ने तुरंत सिर हिलाया। नो, मिष्टी अकेली नहीं रहेगी, मुझे भी आपके साथ जाना है। रति ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। मिष्टी जिद नहीं करते। मम्मा प्लीज, मुझे भी जाना है। रति कुछ पल उसे देखती रही, फिर हार मानते हुए मुस्कुरा दी। ओके चलो। सोसाइटी के अंदर ही कुछ दुकानें थी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि दुकानें 11 बजे खुलेंगी। शायद मौसम की वजह से किसी को जल्दी नहीं थी। सिर्फ डेयरी की दुकान खुली थी, बाकी सब बंद। दुकान बंद देखकर मिष्टी का चेहरा उतर गया। रति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा, चलो बाहर चलते हैं, वहां शायद आपकी कलर पेंसिल मिल जाए। मिष्टी की आंखें चमक उठी। सच मम्मा? रति ने प्यार से कहा, बिल्कुल सच। मिष्टी ही तो उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी मुस्कान में ही रति की दुनिया बसती थी। रति ने मन ही मन आसमान की तरफ देखा और कहा, हे मेघदूत, ऑफिस जाने से पहले मत बरसना। सड़क के उस पार कुछ दुकानें खुली हुई थी। मिष्टी खुशी से उछलते हुए बोली, देखो मम्मा, वो बुक शॉप खुली है। रति ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। मेन रोड था, गाड़ियां लगातार आ जा रही थी। दोनों ने सावधानी से सड़क पार की और बुक शॉप में पहुंच गई। मिष्टी अपने पसंद की ढेर सारी कलर पेंसिल चुनने लगी। उसकी मासूम खुशी देखकर रति का मन ही नहीं हुआ उसे रोके, और नतीजा 10 पैकेट कलर पेंसिल और साथ में कई कलर पेपर भी। मिष्टी बहुत खुश थी। रति पास ही कुछ और देखने लगी। उसने कहा, मिष्टी तुम्हें ये स्टोरी बुक चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। रति ने मुड़कर देखा, क्या हुआ बेबी? लेकिन मिष्टी वहां नहीं थी। रति का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। डर से उसके हाथ कांपने लगे। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? उसका मन अनगिनत आशंकाओं से भर गया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसने आवाज दिया, मिष्टी। तभी उसकी नजर सड़क की तरफ गई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीच सड़क पर मिष्टी एक छोटे से पपी को गोद में लिए सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। रति का सिर भारी हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी और उसी पल तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ गाड़ियां उसे देखकर धीमी भी हो गई थीं। रति जल्दी जल्दी मिष्टी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसने देखा मिष्टी हवा में उछलती हुई नजर आई। रति की आवाज जैसे गले में ही अटक गई। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई। वो अपनी मिष्टी को पुकार भी नहीं पा रही थी। एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी जाम हो गया था। रति दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गोद में उठाते हुए बोली, मेरा बच्चा ठीक है ना? बोलो ना मिष्टी, मम्मा यही है। देखो मम्मा तुम्हारे लिए इतने सारे कलर पेंसिल्स लाएगी। सॉरी बेटा, अब मम्मा आपकी हर बात मानेगी। लेकिन मिष्टी बेहोश थी। तभी एक आदमी पास आकर बोला, मैम बच्ची को तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। अभी सांस चल रही है, लेकिन देर हुई तो। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी ताकि रति स्थिति की गंभीरता समझ सके। रति ने घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। वो तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर मिष्टी के सिर पर बांध दी ताकि खून बहना रुके। वो आदमी भला था। उसने बिना देर किए दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इतनी छोटी बच्ची का इतना भयानक एक्सीडेंट देखकर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद सभी डॉक्टर तुरंत अलर्ट हो गए। रति एक डॉक्टर से कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर वो ठीक हो जाएगी ना? उसे खुद का बिल्कुल होश नहीं था। उसे बस अपनी मिष्टी सही सलामत चाहिए थी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मैम प्लीज सब्र रखिए। आप खुद उसकी हालत देख रही हैं। उसकी पल्स बहुत धीमी है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें उसे देखने दीजिए। उधर कंपनी में अभिमन्यु की नजर बार बार रति के कैबिन की तरफ जा रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 11 बजने का इशारा कर रही थी, लेकिन ना तो रति का कोई मैसेज आया था और ना ही वो खुद आई थी। वो मन ही मन सोच रहा था, कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अगर नहीं आना था तो कम से कम एक मैसेज तो कर देती, लेकिन नहीं, कल भी बिना मिले ही चली गई। वो काफी देर से अपने कैबिन में इधर उधर टहल रहा था। तभी आयशा उसके कैबिन में आती है और उसे इस हालत में देखकर पूछी, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अभिमन्यु थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो रति अभी तक नहीं आई। आयशा ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, कल उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। इतनी बेइज्जती किस बात की? काजल के साथ साथ राज ने भी उसे बेवजह बहुत कुछ सुना दिया। कम से कम राज से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु कुर्सी पर बैठते हुए सिर पीछे टिकाकर बोला, मैंने एक फैसला लिया है। आयशा ने पूछा, क्या? अभिमन्यु ने साफ शब्दों में कहा, काजल अब मेरी कंपनी की मॉडल नहीं होगी। आयशा हैरान होकर बोली, क्या? अभिमन्यु बोला, कल जो कुछ हुआ उसका रति के साथ ऐसा बर्ताव प्रोफेशनली बिल्कुल गलत था।
आयशा कुर्सी पर बैठते हुए पेपर वेट को टेबल पर घुमाते हुए मुस्कुराई। पहली बार तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा फैसला लिया है। मुझे तो वो लड़की कभी पसंद ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारी और उसकी बॉन्डिंग देखकर हमेशा चुप रह जाती थी। अभिमन्यु तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं है आयशा, वो भी बाकी लोगों की तरह बस एक एम्प्लॉय थी। आयशा हंसते हुए बोली, ये बात सबको दिखती थी। अभिमन्यु ने आंखें तरेरते हुए कहा, आयशा। आयशा बिना डरे बोली, क्या आयशा, मैं तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों से डरने वाली नहीं हूँ। फिर थोड़ा झुक कर बोली, वैसे तुमने रति को कॉल करके पूछा कि वो आज ऑफिस क्यों नहीं आई? अभिमन्यु थोड़ा अटकते हुए, नहीं, मतलब नहीं किया। कल जो हुआ उसके बाद उससे बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? आयशा ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। उसने कहा, एक मिनट, तुम्हें कब से अजीब लगने लगा? जो इंसान रात के 12 बजे भी अपने सोए हुए एम्प्लॉय को फोन करने से पहले नहीं सोचता, उसे अपनी पीए को कॉल करने में अजीब लग रहा है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, वाह क्या बात है। आयशा भौहें उचकाते हुए बोली, क्या हुआ जनाब, कुछ और बात तो नहीं है? अभिमन्यु नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोला, क्या बात हो सकती है, जरा तुम ही बताओ। आयशा कुछ और पूछती है, जरा तुम ही बताओ। आयशा कुछ और पूछती उससे पहले ही अभिमन्यु ने बात काट दी। फालतू की बहस से अच्छा है रति को कॉल करो। आयशा चौंक कर बोली, कौन, मैं? अभिमन्यु ने हल्का सा चिढ़ते हुए कहा, मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और मौजूद है क्या? आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, यार तुम मुझे बीच में क्यों फंसा रहे हो? वो तुम्हारी पीए है, लेकिन बेचारी कुछ दिनों में चली भी जाएगी। सच में मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए धीमे स्वर में बोला, वो कहीं नहीं जाएगी। फिर उसने सिर कुर्सी पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। रति अगर कल देर रात तक जागी थी तो अभिमन्यु भी कहां सो पाया था? आयशा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, रुको मैं कॉल करती हूँ। हॉस्पिटल में रति चुपचाप बेंच पर बैठी थी। उसकी सफेद कमीज खून से सनी हुई थी। उसकी नजरें बिना पलक झपकाए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थी। दिल किसी अनहोनी के डर से बेकाबू होकर धड़क रहा था। जीने के लिए उसके पास बस मिष्ठी ही तो थी, वरना उसकी जिंदगी में बचा ही क्या था? भरा पूरा परिवार होते हुए भी वो इस जीवन पथ पर हमेशा अकेली ही चली थी। तभी फोन की रिंग ने उसका ध्यान तोड़ा। स्क्रीन पर आयशा का नाम फ्लैश हो रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। हेलो? आयशा की आवाज आई, तुम आज ऑफिस नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? देखो कल के लिए। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रति की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, वो मिष्ठी। आयशा एक पल के लिए सिहर गई। रति? क्या हुआ मिष्ठी को? रति जोर से फफक कर रो पड़ी। तभी पास खड़ी नर्स उसे संभालने लगी और उसके हाथ से फोन लेकर बोली, मैम जिनसे आप बात कर रही थी उनकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, बच्ची अभी ऑपरेशन थिएटर में है। उधर आयशा का दिल जैसे धक से रह गया। वो मिष्ठी से सिर्फ एक बार मिली थी, लेकिन उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। कौन सा हॉस्पिटल? उसने घबरा कर पूछा। नर्स ने जवाब दिया, दिवाकर हॉस्पिटल। ओके कहकर आयशा ने फोन रख दिया। वो तुरंत अभिमन्यु की तरफ मुड़ी और बोली, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मिष्ठी का एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और अभिमन्यु के सीने से लगकर रोने लगी। अभिमन्यु के भी होश उड़ चुके थे। सुबह से ही उसका मन बेचैन था। अब वजह सामने थी। मैं उसे खो चुकी हूँ, इसे नहीं। आयशा की आवाज टूट रही थी। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए कहा, आयशा पागल मत बनो, मिष्ठी को कुछ नहीं होगा। वो जतिन नहीं है, ये मिष्ठी है, दो अलग लोग हैं, इन्हें एक मत समझो। दोनों जल्दी जल्दी ऑफिस से निकल गए। उन्हें इस तरह जाते देखकर पूरा स्टाफ हैरान रह गया। उधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक डॉक्टर बाहर आकर रति से बोला, इनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, हमारे ब्लड बैंक में है लेकिन बहुत कम मात्रा में, आपको तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की व्यवस्था करनी होगी। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। आवाज सुनकर रति ने पलट कर देखा। वो अभिमन्यु था। रति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। पता नहीं ये परवाह थी, प्यार था या कुछ और। अभिमन्यु ने उसके जुड़े हुए हाथों को धीरे से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार रति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शायद उसे इस वक्त किसी सहारे की जरूरत थी। आखिर कब तक वो खुद को मजबूत बनाए रखती? और यहाँ बात उसकी जान से प्यारी मिष्ठी की थी। बिखरना तो तय था। वो अभी भी अभिमन्यु की बाहों के घेरे में थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पहली बार रेहान किसी पुरुष के आगे चाय और कॉफी रखी और शायद उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। तभी डॉक्टर की आवाज आई, मिस्टर? अभिमन्यु ने हल्का सा संभलते हुए कहा, अभिमन्यु राठौर। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, जी आपकी बेटी की हालत काफी नाजुक है, प्लीज जल्दी हमारे साथ आइए। डॉक्टर की बात सुनते ही रति को जैसे होश आया। उसे एहसास हुआ कि वो अभिमन्यु के कितने करीब खड़ी थी। वो हल्की सी झेप गई और नजरें इधर उधर घुमाने लगी। डॉक्टर का मिष्ठी को अभिमन्यु की बेटी कहना भी उसे अंदर तक असहज कर गया। अभिमन्यु ने उसकी हालत समझते हुए नर्म आवाज में कहा, रिलैक्स, सब ठीक होगा, मिष्ठी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसने हल्के से उसके गाल को थपथपाया और डॉक्टर के पीछे चल दिया। मैं हूं ना कहने को ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन सुनने वाले के मन में ये सुकून, उम्मीद, भरोसा और विश्वास भर देता है। इस मुश्किल घड़ी में रति के लिए इससे ज्यादा सुकून देने वाली बात और क्या हो सकती थी कि कोई उसके साथ है, हर पल, हर घड़ी। आज वो अभिमन्यु के इतने करीब थी, फिर भी उसे कुछ गलत नहीं लगा। ना उसका पास आना, ना उसका छूना।
बल्कि उसकी बाहों में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। परिस्थितियां कैसी भी हों, प्यार का एहसास होने में एक पल ही काफी होता है। शायद रति का बंद दिल आज पहली बार धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रहा था। वो अब भी उसी दिशा में देख रही थी जहां अभी अभी अभिमन्यु गया था। आयशा काफी देर से ये सब देख रही थी। अभिमन्यु उसका दोस्त था और वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वो समझ गई थी कि उसके दिल में रति के लिए कुछ एहसास पनप रहे हैं, या शायद पहले से ही मौजूद थे। वो खुश भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था। क्या आंटी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? क्या वो एक बच्ची की माँ के साथ अभिमन्यु का रिश्ता जोड़ पाएंगी? हमदर्दी और प्यार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रति की तरफ से वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन आज जो उसने देखा उससे उसे लगा शायद रति के दिल में भी कुछ है। वो मिष्ठी के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आयशा के दिल में अब भी जतिन की यादें कहीं बाकी थीं, या शायद कुछ और। उसे मिष्ठी में अक्सर जतिन की परछाई दिखाई देती थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह थी कि मिष्ठी की शक्ल जतिन से ज्यादा अभिमन्यु से मिलती थी। आयशा रति के पास जाना चाहती थी, उसे सहारा देना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे खुद ही सहारे की जरूरत थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से पुकारा, रति। रति ने अपने कांपते हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, मैम, वो मिष्ठी, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो बस तसल्ली के 2 शब्द सुनना चाहती थी। आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं होगा उसे। रति की आवाज टूट गई। बस वही मेरा जीने का सहारा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व तो कब का खत्म हो चुका है। मेरी पहचान सिर्फ मेरी मिष्ठी है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं। वो आगे कुछ कह नहीं पाई। जब इंसान अपनों को खोने के डर से घिर जाता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है। आज रति को लग रहा था कि वो सब कुछ हार चुकी है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। आयशा ने उसे संभालते हुए सोफे पर बैठाया ही था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, रति। रति ने चौंक कर सिर उठाया। सामने सैलजा, नम्रित, उर्मिला जी और सोसाइटी के कुछ लोग खड़े थे। दरअसल एक्सीडेंट सोसाइटी के पास ही हुआ था। सड़क के उस पार ही सोसाइटी थी। गार्ड ने ये सब देखा था। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो रति को जानता है। उसकी ड्यूटी सुबह की थी। रात वाला गार्ड रति को अच्छे से पहचानता था, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान गया। जैसे ही उसे पता चला कि रति राठौर की बेटी मिष्ठी का एक्सीडेंट हुआ है, उसने तुरंत सबको खबर दी। ये सुनते ही सैलजा और नम्रित को जैसे गहरा सदमा लगा। बारिश और ट्रैफिक की वजह से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उर्मिला जी तेजी से रति के पास आईं और कहा, बेटा ये सब, लेकिन आगे कुछ कह नहीं पाई। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। रति बिलख बिलख कर रो पड़ी। पता नहीं आंटी, अचानक से क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नम्रित और शैलजा उसे लगातार संभालने मिला जी की नजर आयशा पर पड़ी। बेटा तुम यहाँ? आयशा ने खुद को संभालते हुए कहा, जी, जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत आ गए। अभी बस 5 मिनट ही हुए हैं। उर्मिला जी ने घबरा कर पूछा, अभिमन्यु भी आया है? आयशा ने सिर हिलाया। हाँ, मिष्ठी और उसका ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए वो डॉक्टर के साथ है। वो इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। आज पहली बार उर्मिला जी ने रति को ध्यान से देखा। जब से रति सोसाइटी में आई थी, कई बार लोगों ने मजाक मजाक में अभिमन्यु और मिष्ठी को बाप बेटी कह दिया था। उस वक्त उन्होंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कभी रति से उसके पति के बारे में कुछ पूछा भी नहीं था। असल में रति के अतीत के बारे में सोसाइटी में बहुत कम लोग जानते थे। सिर्फ शैलजा ही थी जिसे उसके बारे में कुछ जानकारी थी। ऑफिस में भी अब सबको इतना पता चल चुका था कि रति का पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या था ये किसी को नहीं पता था। उर्मिला जी धीरे से ऑपरेशन थिएटर के छोटे से शीशे से अंदर झांकी। एक तरफ मिष्ठी लेटी हुई थी, पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ, और दूसरी तरफ अभिमन्यु लेटा था, जिसका खून अब मिष्ठी के शरीर में पहुंच रहा था। इतनी छोटी सी बच्ची को इस हालत में देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। अचानक उनकी नजर रति पर पड़ी। उसकी सफेद कमीज खून से सनी हुई थी, जो अब सूख कर और भी डरावनी लग रही थी। उर्मिला जी ने धीरे से कहा, आयशा बेटा, अब बारिश भी कम हो गई है, रति के लिए एक सलवार सूट मंगवा दो मार्केट से। आयशा ने तुरंत कहा, आंटी मैं खुद ले आती हूँ, यहीं पास में मार्केट है, वैसे भी मैं सोच ही रही थी। कुछ देर बाद आयशा कपड़ों का एक जोड़ा लेकर आई और रति के हाथों में देते हुए बोली, पहले वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लो। रति जैसे उसकी आवाज सुनकर होश में आई, आयशा ने उसके कंधे पकड़कर कहा, होश में आओ रति, मिष्ठी को कुछ नहीं होगा, पहले खुद को संभालो, अभी तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत है, मिष्ठी को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो। रति ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, मिष्ठी को कुछ नहीं होगा ना? आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने हल्के से सिर हिलाया। उसने कहा, कुछ नहीं होगा। रति चुपचाप कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। जो रति हमेशा खुद को मजबूत दिखाती थी, आज पूरी तरह बिखर चुकी थी। उधर उर्मिला जी अब भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थीं। वो छोटे से शीशे से मिष्ठी को देख रही थीं। अचानक उनकी नजर मिष्ठी की बाईं बाजू पर गई, जहां पट्टी नहीं बंधी थी, और उसी पल उनका दिल जैसे धक से रह गया। उर्मिला जी समझ ही नहीं पा रही थीं कि जो वो देख रही हैं वो हकीकत है या कोई सपना। लेकिन इस बात की पुष्टि करे तो कैसे? जतिन की तरह ही मिष्ठी के बाएं बाजू पर भी बड़ा सा मस्सा था, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता था। उनका मन बार बार रति से इस बारे में बात करने को मचल रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी ही सोच में गुम ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर उधर चक्कर लगाने लगी।
उनके जहन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या उन्हें रति से इस बारे में पूछना चाहिए? उधर रति कपड़े बदलकर सोफे पर बैठी थी। उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी थीं। चेहरा शांत था, होंठ खामोश, लेकिन मन के अंदर सवाल जवाब का सिलसिला थम नहीं रहा था। अगर मिष्टी को कुछ हो जाता तो वो खुद को क्या जवाब देती? मिष्टी की माँ तो बन गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभा पाई? आज जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही थी। आखिर उसने मिष्टी का हाथ कैसे छोड़ दिया? जब इंसान दुखी होता है तो हर गलती का दोष खुद पर ही डाल देता है, और इस वक्त अधीरा भी उसी दौर से गुजर रही थी। उसने मन में कहा, अधीरा, तुमने खुद को रति तो बना लिया, लेकिन एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। नहीं, अब किसी भी कीमत पर उसे मिष्टी के असली परिवार को ढूंढना ही होगा। धनराज अंकल का मैसेज भी आया था। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? 2 दिन से काम में इतनी उलझी रही कि मेल चेक करने तक का समय नहीं मिला। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टरों की टीम बाहर आई। उनके चेहरों पर सुकून था, जो साफ बता रहा था कि ऑपरेशन सफल रहा। अभिमन्यु भी अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए उनके पीछे पीछे बाहर आया। रति तुरंत एक डॉक्टर के पास पहुंची, वही डॉक्टर जिसने शुरुआत में उसे दिलासा दिया था। मेरी बच्ची ठीक है ना? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, अब वो खतरे से बाहर है। होश आने में 2-3 घंटे लग सकते हैं। इतना सुनते ही रति के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई और आंखों से आंसू बह निकले। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बोले, थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड सही समय पर नहीं पहुंचते तो शायद इतना जल्दी इस ब्लड ग्रुप का इंतजाम नहीं हो पाता। रति थोड़ी झिझकते हुए बोली, जी वो मेरे हस्बैंड नहीं है। डॉक्टर थोड़ा असहज हुए। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरा आपको असहज करने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल आपकी बेटी की शक्ल काफी हद तक अभिमन्यु से मिलती है, इसलिए इट्स ओके डॉक्टर, रति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसके मन में सवाल उठ चुका था, क्या सच में मिष्टी की शक्ल अभिमन्यु से मिलती है? मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? उसने आंखें बंद की। थैंक यू भगवान जी, अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। वो ही तो मेरी जीने की वजह है। उधर अभिमन्यु, जो अब तक दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा था, जैसे ही उसकी नजर रति पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गया। ब्लू कलर के सादे सलवार सूट में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रति ने खुद को संभाला और सामने देखा तो अभिमन्यु नजर आया। पहली बार उससे बात करने में उसे संकोच हो रहा था, लेकिन बात तो करनी ही थी। आखिर उसने मिष्टी के लिए इतना कुछ किया था। यूं कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचता तो मिष्टी का बचना मुश्किल हो जाता। रति ने दूर से ही हाथ जोड़कर उसे शुक्रिया कहा। अभिमन्यु ने इशारे से उसे ऐसा ना करने को कहा और हल्की मुस्कान के साथ उसे मुस्कुराने का इशारा किया। उसकी इस बात पर रति भी हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी दूरी पर खड़ी उर्मिला जी की नजर भी उन दोनों पर पड़ी। पहली बार वो अपने बेटे को अपनी माँ और अपनी दोस्त आयशा के अलावा किसी और लड़की की इतनी परवाह करते हुए देख रही थी। लेकिन फिलहाल वो इन सब बातों में नहीं उलझना चाहती थी। सबसे पहले उन्हें मिष्टी की सच्चाई जाननी थी। बाएं हाथ पर उसी जगह मस्सा होना, चेहरा मिलता जुलता होना, ये सब बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सरनेम एक होना, रति के पति का आसपास न होना, और सबसे बड़ी बात, इसका नाम भी रति होना, ये सारी बातें उनके शक को यकीन में बदल रही थीं कि कहीं ये रति जतिन की विधवा तो नहीं। उर्मिला जी रति के पास आईं। बेटा, अब मिष्टी कैसी है? रति ने हल्की आवाज में कहा। अब वो खतरे से बाहर है। उर्मिला जी थोड़ी हिचकिचाईं। बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। रति ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। जी आंटी, पूछिए ना। उर्मिला जी ने कहना शुरू ही किया था। बेटा, वो मिष्टी। तभी अभिमन्यु की आवाज आई, मॉम आप यहाँ? उर्मिला जी ने उसकी तरफ हल्की नाराजगी से देखा। क्यों, क्या सिर्फ तुम ही यहाँ आ सकते हो? तुमने तो हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? सोसाइटी के गार्ड से पता चला कि मिष्टी का एक्सीडेंट हुआ है। अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, माँ, मुझे खुद भी कहाँ पता था, और उस वक्त मैं किसी को बताकर माहौल में घबराहट नहीं फैलाना चाहता था। घड़ी देखते हुए उसने कहा, 1 बज गए हैं, मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। रति ने तुरंत कहा, प्लीज सर, मुझे भूख नहीं है। अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, खुद को मजबूत रखने के लिए खाना जरूरी है। ऐसे भूखे रहकर तुम मिष्टी की देखभाल नहीं कर पाओगी। तुम खाओगी तभी उसे संभाल पाओगी। रति ने धीरे से सिर हिलाया। अभिमन्यु ने उर्मिला जी से कहा, मॉम, खाना थोड़ी देर में आ जाएगा, आप दोनों अच्छे से खा लेना, मैं आयशा के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। वैसे वो है कहाँ? रति ने जवाब दिया, शायद सैलजा जी और नमरीत के साथ होंगी। उर्मिला जी बोली, अच्छा याद दिलाया, बेटा उन्हें ऑफिस जाते हुए घर ड्रॉप कर देना। अभिमन्यु ने एक नजर रति पर डाली और उसी पल रति की नजर भी उससे मिल गई। आज रति की आंखों में भी वही प्यार और बेबसी थी जो अक्सर अभिमन्यु की आंखों में झलकती थी। नजरें मिलते ही रति ने तुरंत अपनी आंखें झुका ली, लेकिन अभिमन्यु के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो वहां से चला गया, लेकिन उर्मिला जी को सोच में डाल गया। कुछ देर बाद जब आयशा, सैलजा और नमृत को मिष्टी के होश में आने की खबर मिली तो वो भी रति के पास आ गईं। आयशा ने चिंता भरे स्वर में पूछा, सब ठीक है रति? रति हल्की मुस्कान के साथ बोली, सब अच्छा है आयशा मैम, और थैंक यू सो मच। बस एक फोन कॉल पर आप और सर इस तरह आ गए। आयशा ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, अब तुम पिटोगी? तुम सिर्फ हमारी एम्प्लॉय नहीं हो, मेरी दोस्त भी हो। अलग बात है कि शायद तुम मुझे दोस्त मानती ही नहीं हो। निम्रत हंसते हुए बोली, अरे सच में इसे तो पीटना चाहिए, बड़ा थैंक यू बोलना सीख गई है। यहीं पर एक तमाचा लगाऊं क्या इसे? सैलजा ने रति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अपना और मिष्टी का ख्याल रखना बेटा,
ये सुनकर रति की आंखें भर आईं। अगर उसे कुछ हो जाता तो? सैलजा ने तुरंत उसे संभाला। रति, रो मत, सब ठीक है। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्यों रोना? मिष्टी बिल्कुल ठीक है। देखना, कुछ ही दिनों में वो उठकर हम सबके साथ खेलेगी और अपने अटपटे सवालों से हमें फिर परेशान करेगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब हम चलते हैं, तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा। आयशा ने भी कहा, अभी सिर्फ मिष्टी पर ध्यान दो, कुछ दिनों के लिए ऑफिस भूल जाओ। रति ने हल्के से सिर हिलाया, जी मैम। सभी वहां से चले गए। अब उर्मिला जी को रति से अकेले में बात करने का मौका मिल गया था। उनके मन में उठ रहे सवालों के जवाब उन्हें हर हाल में जानने थे। पिछले 2 घंटे से वही उन्हें बेचैन कर रहे थे। अभी अभिमन्यु का ऑर्डर किया हुआ खाना भी नहीं आया था। रति ने धीरे से कहा, आंटी जी बस 1 मिनट में रिसेप्शन से होकर आती हूँ, एक मेल चेक करना था। उर्मिला जी ने प्यार से कहा, जल्दी आ जाना, खाना आता ही होगा। जी। जैसे ही रति वहां से गई उसी वक्त खाना भी आ गया। उर्मिला जी हल्के से मुस्कुराईं, देखो अभी कहा ही था और खाना भी आ गया। उधर रति रिसेप्शन पर पहुंचकर बोली, मैम क्या मैं कुछ देर के लिए आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, जी मैम, क्यों नहीं। रति ने जल्दी से अपना ईमेल खोला। धनराज जी के मेल पर नजर पड़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मन में एक अजीब सा डर समा गया, जैसे कहीं मिष्टी उससे दूर ना हो जाए। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने भगवान का नाम लेकर मेल खोल लिया। जैसे ही उसने एड्रेस पढ़ा वो हैरान रह गई, और जैसे ही नाम पर नजर पड़ी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मानो सुन्न हो गई थी। उर्मिला जी मिष्टी की दादी थी और अभिमन्यु जतिन का जुड़वा भाई। ये कैसा खेल है? आज ही तो उसके दिल में अभिमन्यु के लिए जज्बात जागे थे और आज ही सब खत्म? या फिर यही उनकी कहानी की शुरुआत है? उसका मन खुद से सवाल करने लगा, मतलब राठौर परिवार ही मिष्टी और मेरा असली परिवार है। सरनेम एक, शक्ल एक जैसी, दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? अभी तक अभिमन्यु जी की नजरों में मैं बस एक विधवा थी, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके ही भाई की विधवा हूँ तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने हमेशा उनकी आंखों में खुद के लिए कुछ देखा है, लेकिन हमेशा उसे नजरअंदाज करती आई हूँ, और अब शायद उन्हें नजरअंदाज करना मेरे बस में नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों भगवान जी, क्या आपको मुझसे ही इतनी मोहब्बत है या फिर मेरी ही परीक्षा लेते रहना पसंद है? जो मेरी जिंदगी में अब तक हुआ क्या वो कम था? अब ये नई आजमाइश क्यों? उसका दिल जैसे टूट रहा था। मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मिष्टी जतिन की निशानी है? क्या सोचेंगे वो सब? आज के मेरे व्यवहार को देखकर तो यही कहेंगे कि मैं एक लापरवाह माँ हूँ। तभी रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, मैम आपका काम हो गया हो तो? रति जैसे होश में आई, हाँ थैंक यू। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही वो वापस आई उर्मिला जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों लग गई? देखो तुम गई और खाना भी आ गया, चलो जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। लेकिन रति जैसे वहां थी ही नहीं। आवाजें सुनाई दे रही थी पर बहुत दूर से। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक वो फर्श पर गिर पड़ी। रति! उर्मिला जी की चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। रति अचानक इस तरह उसका होश खो देना उर्मिला जी कुछ समझ ही नहीं पाई। उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी और घबराहट उन्हें घेरने लगी। उनकी आवाज सुनकर पास से गुजर रही एक नर्स दौड़ते हुए उनके पास आई। नर्स ने रति को देखकर कहा, अरे इन्हें क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। उर्मिला जी घबराई हुई बोली, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तभी एक वार्ड बॉय भी वहां आ गया। उसकी मदद से रति को स्ट्रेचर पर लिटाकर पास के कमरे में शिफ्ट किया गया। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। उधर उर्मिला जी के मन में उधेड़-बुन चल रही थी, क्या उन्हें अभिमन्यु को फोन करना चाहिए या नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर रति का चेकअप किया और एक पर्ची पर दवाइयां लिखकर नर्स को दे दी। उर्मिला जी बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए वो घबराते हुए बोली, डॉक्टर साहब वो बच्ची ठीक तो है ना? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, हाँ फिलहाल तो ठीक है, शायद ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। पहले आप इन्हें कुछ खिला दीजिए फिर दवा दे दीजिएगा, जल्दी आराम मिल जाएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। थोड़ी देर बाद नर्स दवाइयां लेकर आई। मैम ये इनकी दवाएं। उर्मिला जी ने कहा, थैंक यू बेटा, एक मदद कर दो, बाहर टेबल पर खाना रखा है, जरा यहाँ ले आओ, इसे कुछ खिला दूं, पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। नर्स ने कहा, मैम खाना तो ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके लाती हूँ। फिर थोड़ी झिझकते हुए बोली, एक बात पूछूं, वो नीली आंखों वाले सर आपके बेटे हैं क्या? उर्मिला जी हल्का सा मुस्कुराई और सिर हिला दिया। नर्स ने रति की तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये मैडम बहुत लकी हैं जो इन्हें आपकी जैसी सास मिली है। आप तो बिल्कुल बेटी की तरह इनका ख्याल रख रही हैं। आप परेशान मत होइए, आपकी पोती भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उर्मिला जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने उसकी बात को वही रहने दिया। कुछ देर बाद नर्स खाना गर्म करके ले आई और टेबल पर रख दिया। थोड़ी ही देर में रति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सामने देखा तो उर्मिला जी उसके पास बैठी थी। रति धीरे से उठते हुए बोली, आंटी जी आप? उर्मिला जी ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। रति ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी आंटी जी, पता नहीं कैसे मैं। उर्मिला जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मिष्टी ठीक है बेटा, इतना स्ट्रेस किस बात का, हम हैं ना तुम्हारे साथ। उनकी आवाज में जो अपनापन था वो सीधे रति के दिल तक उतर गया और उसी पल उसे याद आया ये मिष्टी की दादी हैं, लेकिन ये बात वो उन्हें कैसे बताए। उधर उर्मिला जी भी उससे सब कुछ पूछना चाहती थी,
लेकिन उसकी हालत देखकर उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने माहौल हल्का करते हुए कहा, बेटा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो तुम भी खाना शुरू करो। रति घबराकर बोली, सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको इतनी देर तक भूखा रहना पड़ा। उर्मिला जी मुस्कुराईं, सॉरी वरी की कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से मुंह खोलो। उन्होंने प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। इतना स्नेह, इतना अपनापन देखकर रति की आंखें नम हो गईं। कभी उसकी अपनी माँ ने भी उसके लिए ऐसा प्लेयर्स ने किया था? हाथ से खिलाना तो दूर, उनके पास उसके लिए समय ही कहाँ था। उर्मिला जी ने उसकी नम आंखें देखी तो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, खाने में मिर्ची ज्यादा है क्या? रति ने भीगी आंखों से ना में सिर हिला दिया। उर्मिला जी ने इशारे से पूछा, फिर तुम्हारी आंखें? फिर थोड़ा ठहर कर बोली, माँ की याद आ रही है? रति ने हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उर्मिला जी ने उसके मुंह में एक और निवाला रखते हुए पूछा, अभी वो कहाँ है? ये सुनते ही रति बिल्कुल शांत हो गई। क्या कहती कि वो अब उसके साथ नहीं है? उसकी माँ तो है, लेकिन अधीरा उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। उर्मिला जी समझ गईं कि रति इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बात बदल दी ताकि उसका ध्यान कहीं और लग सके। इस वक्त उर्मिला और रति दोनों एक जैसी स्थिति से गुजर रही थीं। जहां रति बताने में झिझक रही थी, वहीं उर्मिला पूछने में। लेकिन आज उर्मिला जी ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अपने सवालों के जवाब लेकर ही रहेंगी। इस तरह अनिश्चितता में वो और नहीं रह सकती थी। उन्हें अपने सारे संदेह दूर करने थे। संकोच के साथ उन्होंने कहा, बेटा तुमसे कुछ पूछना था। रति ने धीमे से जवाब दिया, जी आंटी। उर्मिला जी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, बेटा तुम्हें हमेशा अकेला ही देखा है, अकेले ही बच्ची की परवरिश कर रही हो, उसकी सारी जिम्मेदारी निभा रही हो। उसके पापा कहाँ हैं? रति एकदम से चुप हो गई। उसकी आंखें उर्मिला जी पर टिक गईं। वो बताना तो चाहती थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, कहीं सच जानकर मिष्टी उससे दूर न हो जाए। कुछ पल खुद को संभालने के बाद उसने आंखें बंद की और सब कुछ भगवान पर छोड़ते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही उर्मिला जी का शक यकीन में बदल गया। मिष्टी उनकी ही पोती थी। कांपते होठों और भरी आंखों के साथ उन्होंने पूछा, क्या नाम था उसका? उनकी आवाज में एक माँ का दर्द साफ छलक रहा था। वो अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, आज भी उसकी याद में अकेले रोती थी। रति की नजरें झुकी हुई थीं। आज जो नाम वो लेने जा रही थी, उसका अधीरा की असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अपनों के धोखे ने उसे इस झूठ को जीने पर मजबूर कर दिया था। उसने धीरे से कहा, जतिन राठौर। ये नाम सुनते ही उर्मिला जी के अंदर क्या टूटा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। कभी हम सच में किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। अधीरा के मन की पीड़ा को भी कोई नहीं समझ पाया था, और यहाँ एक माँ के उस अथाह दुख को समझ पाना भी असंभव था। उधर उर्मिला जी की आंखें अपने आप बंद हो गईं, आंसू बहते चले गए। अपने बेटे की निशानी को उन्होंने कहां कहां नहीं तलाशा था, और आज वो उनके सामने थी। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उन्होंने रति को कसकर अपने सीने से लगा लिया। रति इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे लगा था कि उसे डांट पड़ेगी, सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, एक गैर जिम्मेदार मां होने का ताना मिलेगा। लेकिन यहाँ सब कुछ उसके सोच के बिल्कुल उलट हो रहा था। जो कुछ वो इस वक्त महसूस कर रही थी, वो अधीरा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उर्मिला जी ने रति के माथे को चूमते हुए कहा, सॉरी बेटा, हमारे होते हुए भी तुम दोनों को दर दर भटकना पड़ा। बहुत ढूंढा था हमने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिली। रति धीरे से बोली, आंटी आप। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस पल वो क्या कहे। उर्मिला जी ने उसे रोकते हुए कहा, आंटी नहीं बेटा, माँ, जतिन राठौर मेरा ही बेटा था। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम भी हैरान हो गई होगी। रति कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। सच तो ये था कि कुछ देर पहले ही उसकी दुनिया भी उलट चुकी थी। जिसे वो अब तक आंटी कह रही थी, अब वही उसकी सास बन चुकी थी। उर्मिला जी के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी। अपने बेटे की पसंद पर उन्हें गर्व भी हो रहा था। रति उन्हें खूबसूरत और समझदार दोनों लगी, लेकिन उसी पल एक खालीपन भी उनके अंदर उतर आया। काश मेरा बेटा आज जिंदा होता। वहीं रति चुपचाप बैठी रही। उर्मिला जी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा अब तुम दोनों हमारी जिम्मेदारी हो। राठौर निवास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रति धीमे स्वर में बोली, माँ लेकिन सबको हम क्या जवाब देंगे? उर्मिला जी ने भरोसा दिलाते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा है ना, सब संभाल लेंगे। अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, जब सबको पता चलेगा तो खुशी से झूम उठेंगे। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, और हाँ अभिमन्यु को कुछ मत बताना, उसके लिए ये सरप्राइज होगा। रति ने बस सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में अब तूफान था। जिस अभिमन्यु के लिए उसके दिल में अनजाने में एहसास जन्म ले रहे थे, वो अब उसकी सच्चाई का हिस्सा बन चुका था, जतिन का जुड़वा भाई। अब रति के लिए उन एहसासों की कोई जगह नहीं रह गई थी। एक तरफ उसका अतीत था, दूसरी तरफ उसका वर्तमान, और दोनों के बीच खड़ी थी एक भारी सच्चाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही है। राठौर निवास, एक ही छत के नीचे अभिमन्यु के साथ रहना, ये सब सोचकर उसके मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। फिर भी उसने खुद को हर बार की तरह समझा लिया। शायद उसकी किस्मत में किसी का साथ था ही नहीं। जब भी किसी के लिए दिल में एहसास जगे, या तो वो दूर हो गया या किस्मत ने छीन लिया। उर्मिला जी कमरे से बाहर आईं और तुरंत आनंद जी को फोन किया। उधर से आवाज आई, कहाँ हो तुम उर्मिला, और कितनी देर लगेगी? वो बच्ची ठीक है ना? उर्मिला जी की आवाज भर्रा गई, सुनिए जी, आप ड्राइवर को लेकर जल्दी से यहाँ आ जाइए।
आनंद जी घबरा गए। क्या हुआ उर्मिला, सब ठीक तो है? उर्मिला जी ने संभलते हुए कहा, सब बहुत अच्छा है, बस आप आ जाइए। आनंद जी ने तुरंत ड्राइवर को फोन किया, शाम को घर का ध्यान रखने को कहा और खुद अस्पताल के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद रति दवाइयों की वजह से सो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे आराम देने के लिए नींद की दवा दी थी ताकि उसका तनाव कम हो सके। रिसेप्शन के पास सोफे पर उर्मिला जी बैठी थी। उनकी आंखों में अब भी नमी थी। तभी आनंद जी तेज कदमों से अस्पताल में दाखिल हुए। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बेहद शांत लेकिन गहरी शख्सियत के इंसान हैं। अभिमन्यु उन्हीं की परछाई था, बस आंखों की नीली चमक उसने अपनी मां से पाई थी। आनंद जी ने कहा, उर्मिला। उर्मिला जी हल्की सी मुस्कान के साथ उठी और कहा, आप आ गए। होठों पर मुस्कान थी लेकिन आंखें अभी भी नम थीं। आनंद जी ने ध्यान से देखा और कहा, आप ठीक तो है ना? उर्मिला जी ने सिर हिलाया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठिए यहाँ। उन्होंने पास के सोफे की तरफ इशारा किया। आनंद जी बैठते हुए बोले, अब बताइए क्या हुआ है? आप कुछ पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? उर्मिला जी की आवाज भर्रा गई और कहा, शायद अब माता के दर्शन का वक्त आ गया है। आनंद जी ने भौहें चढ़ाई और कहा, माता दर्शन? आप सीधी बात क्यों नहीं करती? आपको पता है मुझे आपकी ये जलेबी वाली बातें समझ नहीं आती। उर्मिला जी ने गहरी सांस ली और भावुक होकर कहा, हमारा जतिन का परिवार मिल गया है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। आनंद जी एक पल को जैसे जम से गए। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस खामोशी। फिर धीरे धीरे जैसे होश आया हो और कहा, क्या क्या कहा आपने? उर्मिला जी ने हल्का सिर हिलाया और कहा, हाँ। आनंद जी के होठ कांप उठे और कहा, कहाँ है हमारी बहू? उर्मिला जी ने कमरे की तरफ इशारा किया। उस कमरे में सो रही है। आनंद जी धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने रति को देखा, उनकी आंखों की पलकें तक थम गईं। बस एक ही एहसास, मिष्ठी हमारी पोती है। वो तुरंत पीछे मुड़े। उर्मिला जी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आनंद जी की आंखें भर आईं। जतिन की शहादत का दर्द जो उन्होंने वर्षों से सीने में दबा रखा था, आज जैसे एक झटके में टूट गया। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गए। आनंद जी ने कहा, रति यहाँ इस हालत में? उर्मिला जी ने कहा, स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, दवा का असर है, सो रही है। आनंद जी ने धीमे से सिर हिलाया और कहा, और मिष्ठी? उर्मिला जी ने कहा, घाव गहरा है, ठीक होने में वक्त लगेगा। आनंद जी की आवाज भारी हो गई और कहा, पता नहीं इस बच्ची ने कितने दुख झेले होंगे, इतनी छोटी उम्र में अकेले उसकी परवरिश। उर्मिला जी ने कहा, यही तो सोच रही हूं मैं भी, लेकिन अब देर सवेर हमारी बहू और पोती मिल ही गई हैं। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, मैं सोच रही हूं इन्हें सीधे राठौर निवास ले चलते हैं, सही रहेगा ना? आनंद जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। फिर थोड़ा रुककर बोले, उस दिन भी आपने मिष्ठी की नीली आंखों की बात कही थी, हमने मजाक में ले लिया था, आपका सेंस कमाल का है। उर्मिला जी मुस्कुराई और बोली, इसमें शक नहीं, लेकिन अभी अभिमन्यु को कुछ मत बताइएगा, उसे सरप्राइज देंगे। आनंद जी ने सिर हिलाया और कहा, आपकी मर्जी के खिलाफ तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। उर्मिला जी ने आंखें तरेरी और कहा, ज्यादा नाटक मत कीजिए आप, कल रात फ्रिज से रसगुल्ला चुपचाप निकाल कर खा रहे थे। आनंद जी घूर कर बोले, मतलब तुम जाग रही थी? उर्मिला जी मुस्कुराई और बोली, जब घर में चोर रसगुल्ला साफ कर दे तो नाटक करना ही पड़ता है राठौर साहब, नहीं तो इल्जाम शाम और अभिमन्यु पर डाल देते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अभिमन्यु रोज ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल आता रति और मिष्ठी से मिलने। रति जितना खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती, उतना ही उसका खिंचाव उसे उसकी आंखों में खींच लाता। वो आंखें जिनमें उसके लिए चिंता थी, अपनापन था और एक अनकहा सा सुकून भी। और फिर भी वो जानती थी कि ये सब गलत है, पर दिल कहाँ मानता है। मिष्ठी की रिकवरी शुरू हो चुकी थी। आज वो दिन भी आ गया था जब मिष्ठी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था। पिछले कुछ दिनों में उर्मिला जी और आनंद जी की मिष्ठी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वे दोनों अक्सर दोपहर से शाम तक रति और मिष्ठी के साथ समय बिताते थे। रति को एक तरफ मिष्ठी की फिक्र थी तो दूसरी तरफ अजीब सी बेचैनी, जैसे किसी को देखने की तलब हो। और आज भी अभिमन्यु हॉस्पिटल आया था। ऑफिस का काम थोड़ा ज्यादा होने की वजह से वो कुछ देर रुककर चला गया था। मिष्ठी का पूरा चेकअप और डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करते करते शाम हो चुकी थी। उधर उर्मिला जी ने पहले ही शाम को बोलकर घर की सजावट और गृह प्रवेश की तैयारी करवा दी थी। वे और आनंद जी अपनी बहू और पोती के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका अपनापन देखकर अधीरा के दिल में एक पल के लिए रति की याद उभर आई। अगर किस्मत ने उसे कुछ और दिन दिए होते तो शायद उसे भी ऐसे सास ससुर का प्यार नसीब होता, लेकिन वो ख्याल मन में आते ही उसने खुद को संभाल लिया। हॉस्पिटल के बाहर बड़ी सी कार खड़ी थी। आज आनंद जी खुद ड्राइव कर रहे थे। उर्मिला जी आगे की सीट पर बैठी थी और पीछे रति के साथ मिष्ठी बैठी थी। मिष्ठी ने मासूमियत से पूछा, दादाजी हम कहाँ जा रहे हैं? आनंद जी मुस्कुराए और बोले, घर बेटा। मिष्ठी कुछ सोचते हुए उंगली ठुड्डी पर रखकर बोली, अच्छा। उर्मिला जी पीछे मुड़ी। क्या सोच रही है मेरी मिष्ठी? मिष्ठी ने तुरंत पूछा, कल से मुझे फिर क्रेच जाना होगा ना मम्मा? रति ने हल्के से नजरें झुका ली। उर्मिला जी ने उसकी हालत समझते हुए कहा, नहीं मिष्ठी, अब तुम्हें क्रेच नहीं जाना पड़ेगा, अब तुम्हारे दादा और दादी तुम्हारे साथ रहेंगे। मिष्ठी की आंखें चमक उठी, सच में? फिर वो रति की तरफ देखकर बोली, मम्मा क्या अब दादाजी और दादी भी हमारे साथ रहेंगे? रति ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हम सब साथ रहेंगे। मिष्ठी खुशी से चहक उठी, आई लव यू मम्मा। रति ने मुस्कुराते हुए कहा, लव यू टू बेटा।
कार राठौर हाउस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। रति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये जगह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी, या शायद बन चुकी थी। उधर अभिमन्यु भी अपना काम खत्म कर घर की तरफ निकल चुका था। जैसे ही रति और मिष्टी राठौर हाउस के सामने पहुंचे, दोनों कुछ पल के लिए ठिठक गए। बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। दरवाजे पर फूलों का सुंदर तोरण लगा था और पूरे घर को दियों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली पहले ही आ गई हो। उर्मिला जी जल्दी से अंदर गईं और चावल से भरा कलश लेकर दरवाजे पर रख दिया। रति ये सब देखकर हैरान थी। उर्मिला जी ने शांत स्वर में कहा, ये हक है तुम्हारा, इस घर की बहू हो तुम। रति के मन में एक पल के लिए भारीपन आ गया। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे सच में खड़ी है जिसमें उसका कोई नाम नहीं था। वो रति नहीं, अधीरा थी, और इस घर की बहू जिसे वे स्वीकार कर रहे थे शायद अब इस दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन सच ये भी था कि दुनिया के लिए अधीरा भी तो खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, पीछे से आवाज आई, मॉम। ये आवाज सुनते ही रति के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन तभी अभिमन्यु के 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। उसकी पकड़ में आते ही रति की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई और अभिमन्यु भी उसी पल ठहर सा गया था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और उसी खामोशी में बिना कुछ कहे दोनों ने साथ में राठौर हाउस के भीतर पहला कदम रख दिया। दोनों को इस तरह साथ देखकर उर्मिला जी के चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई, जिसे आनंद जी ने तुरंत भांप लिया। तभी घर का नौकर श्याम आरती का थाल उर्मिला जी के हाथ में देते हुए बोला, वेलकम भाभी जी, माई सेल्फ श्याम। उर्मिला जी से सीखी हुई अंग्रेजी आज काम आ गई थी और उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। श्याम बेहद भोला और मासूम लड़का था। उर्मिला जी ने रति और मिष्टी की आरती उतारी। रति ने झुककर उनके और आनंद जी के पैर छुए, फिर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू श्याम जी, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। श्याम खिलखिलाते हुए बोला, ये तो हमारी माँ जी की मेहनत का नतीजा है। वैसे माँ जी, मैंने सही बोला ना? उसकी बात सुनकर उर्मिला जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले आनंद जी बोल पड़े, अरे वाह, क्या इंग्लिश में अपनी भाभी का वेलकम किया है। मुझे तो एक पल के लिए लगा घर में कोई विलायती बाबू आ गया है जो गिटर पिटर कर रहा है। उर्मिला जी ने श्याम के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बहुत सही बोला। फिर उन्होंने आनंद जी की तरफ देखते हुए कहा, और आप तारीफ कर रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे? आनंद जी मुंह बनाते हुए बोले, अरे तारीफ कर रहा था, और आप हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वो फिर सोफे पर बैठते हुए बोले, कैन आई हैव टी? श्याम तुरंत बोला, व्हाई नॉट साहब जी। उन दोनों की बातचीत सुनकर रति खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। रति मन ही मन सोचने लगी, घर के नौकर से भी अंकल आंटी कितने प्यार से बात करते हैं। मिष्टी के दादा दादी के बीच का अपनापन, उनका प्यार, ये खुशनुमा माहौल, सब कुछ कितना सुकून देने वाला है। उधर मिष्टी कब का रति का हाथ छोड़कर अपनी नीली आंखों से पूरे घर को उत्सुकता से देख रही थी। अभिमन्यु हैरान था और इसकी वजह भी साफ थी। रति और मिष्टी को यहाँ देखकर उसे बेहद खुशी हुई थी, लेकिन शाम का रति को भाभी कहना और घर में इस तरह उनका स्वागत होना, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो कभी रति और मिष्टी को देखता तो कभी अपने माँ पापा को। तभी मिष्टी की मीठी आवाज गूंजी, पापा। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। सामने दीवार पर जतिन की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। अभिमन्यु चौंक कर मिष्टी को देखने लगा। असल में रति ने पहले मिष्टी को उसके पापा की तस्वीर दिखाई थी, इसलिए यहाँ तस्वीर देखते ही उसने पहचान लिया। रति यानी अधीरा आज पहली बार जतिन को देख रही थी। बेहद आकर्षक चेहरा, एक नजर में दोनों भाइयों की शक्ल लगभग एक जैसी लगती थी, लेकिन ध्यान से देखने पर फर्क समझ आता था। अभिमन्यु अब कुछ समझने की हालत में नहीं था, या शायद समझना ही नहीं चाहता था। उर्मिला जी धीरे से मिष्टी के पास आईं और बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी की आंखें भर आईं। दादी, पापा इतनी दूर क्यों चले गए? उसकी मासूम आवाज सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उर्मिला जी ने भावुक होकर आसमान की ओर इशारा किया और कहा, उन्हें वहां काम था ना, इसलिए चले गए। मिष्टी मासूमियत से बोली, अधीरा आंटी को भी काम था क्या? उर्मिला जी एक पल के लिए उलझ गईं। अधीरा? उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किसकी बात कर रही थी। प्रति की आंखें भी भर आई थी, लेकिन अधीरा नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो नहीं चाहती थी कि अभी किसी को भी ये पता चले कि आखिरी वक्त में रति और अधीरा साथ थी। वो तुरंत संभली और मिष्टी को गोद में उठाते हुए बोली, बेटा आप थक गई होंगी ना, चलो पहले खाना खा लेते हैं। आपको दवा भी लेनी है, नहीं तो आप पहले की तरह दौड़ कैसे पाओगी? मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा दवा बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं पीनी। रति कुछ सोचते हुए बोली, ओह, मैंने सोचा था कि अगर मेरी मिष्टी दवा पी लेगी तो मैं उसे चॉकलेट दूंगी। खैर, आप दवा तो पिएंगी ही नहीं, तो स्वीटी को दे देती हूँ। मिष्टी ने तुरंत बीच में टोका, नो मम्मा, मिष्टी दवा पिएगी। उसकी मासूम जिद सुनकर आनंद जी और उर्मिला जी मुस्कुरा उठे। उर्मिला जी ने शाम को आवाज दी, शाम, मिष्टी के लिए दलिया बना दो। रति हल्के संकोच के साथ बोली, माँ, मिष्टी के लिए मैं बना दूं? दरअसल उसे मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है और उसके नखरे भी बहुत हैं। रति को खाना बनाना अच्छे से आता था। वो जानती थी कि छोटे बच्चों को किस तरह का स्वाद पसंद आता है। उर्मिला जी ने स्नेह से कहा, अरे बेटा, अब ये घर तुम्हारा ही है और किचन भी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। फिर शाम को आवाज देकर बोली, शाम, अपनी भाभी को किचन दिखा देना। अभिमन्यु अब सब समझ चुका था। रति कोई और नहीं, उसके भाई की पत्नी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उसे अपना सीना भारी महसूस हुआ।
वो एक नजर रति पर डालते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। उधर उर्मिला जी और आनंद जी मिष्टी को लेकर अपने कमरे में चले गए। मिष्टी के आने से जैसे घर में रौनक लौट आई थी। कुछ ही देर में कमरे से उनकी ठहाकों की आवाज आने लगी। बीच बीच में मिष्टी की खिलखिलाहट भी गूंज उठती। रति अपने फैसले से संतुष्ट थी। कम से कम मिष्टी को उसका परिवार मिल गया था। वो अभिमन्यु के दिल की हालत से अनजान नहीं थी, लेकिन ये भी जानती थी कि जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वो खुद ही उसे अपने दिल से निकाल देगा। आखिर रति उसके भाई की पत्नी थी, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाए जो हर पल उसी के बारे में सोचकर धड़क रहा था। अगर वो सच में रति होती तो कहानी कुछ और होती, लेकिन यहाँ तो रति की जगह अधीरा थी। दिल अधीरा का था, जज्बात अधीरा के थे और कहानी भी उसी की थी। उसने अभिमन्यु को कमरे में जाते हुए देख लिया था, लेकिन जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उसके जज्बातों को हवा नहीं देना चाहती थी। एक ही छत के नीचे इस तरह रहना उसके लिए आसान नहीं था। उसे पता था अब हर पल उसे अभिमन्यु की सवालों भरी नजरों का सामना करना पड़ेगा। उधर अभिमन्यु अपने कमरे में बेड से टिककर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो पहले से जानता था कि रति का पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसका अपना भाई होगा, ये उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब वो समझ चुका था रति को अपनी जिंदगी में शामिल करना उसके लिए आसान नहीं होगा। उधर उर्मिला जी मिष्टी को अपने हाथों से दलिया खिला रही थी। सालों का प्यार, स्नेह और अपनापन वो उस नन्ही बच्ची पर लुटा रही थी। खाना खिलाकर उन्होंने उसे प्यार से दवा भी पिला दी। अभिमन्यु अपने कमरे में जरूर था, लेकिन अपने माता पिता की खुशियों को साफ महसूस कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मिष्टी और रति इस घर में नहीं आई, बल्कि खुशियां खुद दस्तक देकर आई हैं। सालों बाद उसने अपने माँ पापा को इतनी सच्ची खुशी से हंसते और खिलखिलाते देखा था। उन दोनों के आने से वो भी खुश था और मन ही मन वो एक फैसला कर चुका था। डिनर का समय हो चुका था। उर्मिला जी के मना करने के बावजूद रति ने शाम की मदद से आज का खाना खुद बनाया था। उसे शुरू से ही ऐसे परिवार की चाह थी जहां सब मिलजुल कर रहें, साथ बैठकर हंसते बोलते खाना खाएं। अधीरा आज सच में खुश थी। कम से कम उसे एक ऐसा घर तो मिला था जहां हर तरफ अपनापन और खुशियां थीं। शाम और रति ने मिलकर सबके लिए खाना परोसा। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। उर्मिला जी और आनंद जी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। वहीं अभिमन्यु हमेशा की तरह शांत और गंभीर बैठा था। रति को खड़े देखकर उर्मिला जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम भी बैठो ना, यहाँ सब साथ में खाना खाते हैं। अब रति और अभिमन्यु आमने सामने बैठे थे। रति की नजरें झुकी हुई थी और अभिमन्यु की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। वो चुपचाप खाना खाता, लेकिन बीच बीच में उसे नजर भर कर देख लेता। उर्मिला जी ने ये सब नोटिस किया, लेकिन अनदेखा करने की कोशिश करती रही। फिर भी अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की इस हरकत पर हल्की खीज हो रही थी। आनंद जी के मन में भी कई सवाल उठ रहे थे। राठौर निवास बहुत बड़ा था। एक तरफ उर्मिला जी और आनंद जी का हिस्सा था, दूसरी तरफ अभिमन्यु का। बीच में था डाइनिंग एरिया, जहां आज इतने समय बाद सच में परिवार जैसा माहौल बना था। उर्मिला जी ने रति को जतिन का कमरा दिखा दिया था। रति मिष्टी को लेकर उसी कमरे में चली गई। उसके पास वाले कमरे में ही अभिमन्यु का कमरा था। मिष्टी तो कुछ ही देर में गहरी नींद में खो गई, लेकिन रति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। खाने के दौरान ही वो अभिमन्यु की नजरें खुद पर महसूस कर चुकी थी। वो जानती थी ये सब उसे झेलना ही होगा। अभी तो ये बस शुरुआत है। रात हल्की ठंडी हो चली थी। कमरे से सटी एक खूबसूरत बालकनी थी, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर रति के चेहरे पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। आज चांद अपने पूरे शबाब पर था। उसकी चांदनी में नहाई रति सफेद गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। ना चाहते हुए भी उसके ख्याल अपने आने वाले कल की ओर भटक गए। दिल में उठते दर्द ने होठों को थरथरा दिया और उसकी मन की पीड़ा गीत बनकर होठों से बह निकली। उधर अभिमन्यु भी अब तक जाग रहा था। वो कुर्सी पर बैठा सिगरेट होठों से लगाए धीमे धीमे कश भर रहा था। तभी रति की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। वही दर्द भरा सुर, वही एहसास जो उसने पहले भी कहीं महसूस किया था। हर लफ्ज उसके दिल में उतरता चला गया। उसके मन में हलचल सी मच गई। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज मुझे उसकी याद क्यों दिलाती है? तुम्हें देखकर मैं इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ? अगली सुबह राठौर मेंशन में सबकी नींद रति की मधुर आवाज से खुली। उसकी आदत थी कि वो नहा धोकर सबसे पहले पूजा करती थी। यहाँ उर्मिला जी ने उसके कान्हा की इतनी सुंदर मूर्ति मंदिर में स्थापित की थी कि उसे देखते ही उसका तन मन भक्ति में डूब गया। शाम की मदद से उसने पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई की और फिर बड़े प्यार से उसका श्रृंगार किया। मंदिर की सजी धजी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए शाम भी दंग रह गया। रति फूलों की माला गूंथते हुए अनजाने में ही अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर अभी भी हल्का अंधेरा था। कान्हा की मूर्ति पर माला चढ़ाकर वो हाथ जोड़कर पूरी तन्मयता से भक्ति में लीन हो गई। उसकी आवाज सुनकर उर्मिला जी और आनंद जी के कदम खुद ब खुद पूजा के कमरे की ओर बढ़ गए। अधीरा की आवाज का सच में कोई मुकाबला नहीं था और यही वजह थी कि उसके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर सब शोक मना रहे थे। अभिमन्यु की रात बेचैनी में बीती थी, लेकिन अधीरा की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसके कदम भी खुद ही मंदिर की ओर बढ़ गए। रति आंखें बंद किए अपने कान्हा को पुकार रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आरती का थाल शाम की ओर बढ़ा दिया। शाम को भी जल्दी उठने की आदत थी। वो सुबह पढ़ाई करके फिर घर के कामों में लग जाता था। शाम ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाभी जी, आप तो बहुत सुंदर गाती हैं, बिल्कुल उनकी तरह। वो सिर खुजलाते हुए नाम याद करने की कोशिश करने लगा। तभी आनंद जी बोले, अधीरा मलिक की तरह। नाम सुनते ही रति एक पल के लिए ठिठक गई। अभिमन्यु की नजरें भी उसके चेहरे के बदलते भावों को गौर से देख रही थीं। वो खुद अधीरा ही थी, तो आवाज का वैसा होना स्वाभाविक था। हाँ, एक्सीडेंट के बाद उसकी आवाज में थोड़ा बदलाव जरूर आया था, जिसे सिर्फ उसे करीब से जानने वाले ही पहचान सकते थे। रति ने हल्का सकपकाते हुए कहा, पापा जी, आरती। वो उर्मिला जी की ओर भी आरती बढ़ाती है। थोड़ी दूरी पर खड़ा अभिमन्यु अब भी उसी को देख रहा था। अभिमन्यु धीरे से उसके पास आया और बोला, आरती। रति ने आरती बढ़ाई। वो एक नजर उस पर डालकर चुपचाप आगे बढ़ गया। अब अभिमन्यु की हल्की सी नजदीकी भी उसकी सांसों को थाम देने के लिए काफी थी। उसके जाते ही रति ने एक लंबी सांस ली, जैसे अब तक सांस रोके हुए थी। पहले जब उसके मन में अभिमन्यु के लिए कोई एहसास नहीं थे, तब उसकी मौजूदगी से उसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब दिल उसके बस में नहीं था। उसे देखते ही बेतहाशा धड़कने लगता था। रति ने कहा, माँ, नाश्ते में क्या बनाऊं? उर्मिला ने प्यार से कहा, बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर किचन में ही लगी रहो। आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना है। बहुत दिन अकेली रही हूँ, अब अपनी बहू के साथ समय बिताना है। आनंद ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप दोनों घूमने जाइए, हम तो अपनी मिष्टी के साथ मस्ती करेंगे। उनकी बातें सुनकर रति की आंखें अनजाने में ही नम हो गईं। फिर वो शाम के साथ सबके लिए चाय बनाने किचन में चली गईं। इधर उर्मिला और आनंद जी सोफे पर बैठ गए। उर्मिला ने चिंतित होकर कहा, रति और मिष्टी के बारे में सबको कैसे बताएंगे? आनंद ने सोचते हुए कहा, एक वेलकम पार्टी रखते हैं। उर्मिला ने कहा, पार्टी? आनंद ने कहा, हाँ, एक शानदार पार्टी, कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में सबको बुलाते हैं और सबके सामने उन्हें अपना लेते हैं। उर्मिला ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन कल को लोग यही कहेंगे ना कि इतने दिनों तक एक ही सोसाइटी में रहती थी और अपनी ही बहू को पहचान नहीं पाई। आनंद जी ने शांत स्वर में कहा, आप बेवजह परेशान हो रही हैं, और अगर कोई पूछेगा तो सच बता देंगे। विश्वास करना या ना करना वो उन पर है। लोगों का क्या है, जिन्हें बोलना है वो तो बोलेंगे ही। हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। थोड़ा रुक कर वो आगे बोले, हमारे घर की खुशियां हैं ये, किसी के कुछ कह देने से कम नहीं हो जाएंगी। और एक बार खुद सोचिए, इस बच्ची ने अकेले कितने कष्ट सहे होंगे, इतनी छोटी सी उम्र में, एक नादानी की वजह से। उर्मिला ने धीरे से कहा, अब उन बातों का जिक्र करके क्या फायदा? उस बात के लिए हमने जतिन को कितना सुनाया था। आनंद ने कहा, वैसे तुमने इसके माँ पापा के बारे में पूछा था? वो लोग कहाँ हैं? उर्मिला ने कहा, एक बार मैंने अनजाने में जिक्र किया था, लेकिन उसने बात टाल दी। तभी रति ट्रे में चाय लेकर वहां आई। उसने कहा, माँ, पापा, आपकी चाय। उर्मिला ने कहा, तुम भी बैठो बेटा। रति उनके सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई। उर्मिला ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, चाय तो बहुत बढ़िया है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज अरसे बाद इतनी अच्छी चाय पी है मैंने। उर्मिला ने घूरते हुए कहा, क्या मतलब, अब तक आप खराब चाय पी रहे थे? आनंद ने हंसते हुए कहा, अरे आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने अच्छी कहा है, आपकी तो बहुत अच्छी होती है। उनकी बात सुनकर रति भी हंस पड़ी। उर्मिला हल्का सा मुंह बनाकर चाय पीने लगी। उन्हें पता था कि आनंद माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा अभिनय उन्होंने भी कर लिया। आनंद ने नरमी से कहा, वैसे बेटा, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? मतलब इतने सालों में तुम किसके साथ थी? हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, ना तुम्हारे परिवार के बारे में। उर्मिला ने कहा, हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे ये पूछना था। तभी अभिमन्यु वहां आकर रति के पास वाले सोफे पर बैठ जाता है। नजरें मोबाइल पर थीं, लेकिन ध्यान पूरी तरह उनकी बातों पर। रति ने संकोच के साथ कहा, वो इस दुनिया में नहीं है। फिर वह अधीरा की बताई हुई कहानी उन्हें बताने लगती है। बोलते समय उसके मन में एक अपराध बोध भी था, क्योंकि उसे डर था कि अगर भविष्य में उसका सच सामने आया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। अपनी पहचान छुपाना और किसी और का नाम लेना धोखाधड़ी तक पहुंच सकता था। अभिमन्यु पहले ही रति के बारे में जानकारी निकलवा चुका था। उसे भी पता था कि उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो उसे खटक रहा था, जैसे कोई कड़ी अभी भी अधूरी हो। वो अचानक शाम की ओर देखा। उसने कहा, शाम, मेरे लिए ब्लैक कॉफी। रति तुरंत बोली, मैं बना देती हूँ। वो खुद को अब पूरी तरह इस घर की बहू मान चुकी थी और हर जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। अभिमन्यु कुछ नहीं कहता, जबकि वो कॉफी उसी से ही बनवाना चाहता था, लेकिन माँ पापा को उससे बात करते देख वो चुप रह गया। रति उठकर किचन में चली गई। अभिमन्यु ने आनंद जी से कहा, पापा, मिष्टी अब क्रैच तो जाएगी नहीं? और रति भी उसके एडमिशन को लेकर काफी परेशान थी। उर्मिला ने कहा, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, आज ही बात कर लो ना। अभिमन्यु ने कहा, माँ, रति को भी साथ चलना होगा। उर्मिला ने कहा, हाँ, मैं कह दूंगी उसे। वैसे एक बात कहनी थी, जब तक हम रति के अतीत के बारे में नहीं जानते थे तब तक सब ठीक था, लेकिन अब जब सब जान चुके हैं तो उसे नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता। भाभी कहा करो, तुम्हारे भाई की पत्नी है। उर्मिला की ये बात सुनकर अभिमन्यु को गहरा झटका लगा। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि वो कब सोफे से खड़ा हो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा, माँ, अब तक मैं उसे रति ही कहकर बुलाता था और आगे भी रति ही बुलाऊंगा। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में सख्ती साफ झलक रही थी। वो आगे बोला,
वो भाई की पत्नी थी जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसे किसी रिश्ते में मुझे बांधने की कोशिश मत कीजिए जिसमें मैं सहज नहीं हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया और उर्मिला जी को गहरी सोच में छोड़ गया। उधर उनसे कुछ दूरी पर खड़ी रति हाथ में कॉफी का कप लिए सब कुछ नम आंखों से देख और सुन रही थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए तो उसने अपने दिल में उठते जज्बातों को दबा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके और अभिमन्यु के कारण परिवार या समाज में कोई बदनामी हो। बड़ी मुश्किल से उसे इतना प्यारा परिवार मिला था, वो इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। इस घर की खुशियों को यूं बिखरते हुए देखना उसके बस की बात नहीं थी। उसने खुद को संभाला और अभिमन्यु से बात करने का फैसला किया। हालांकि ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो चाहती थी कि अभिमन्यु सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को उसी रूप में स्वीकार करे जो समाज की नजर में सही और मर्यादित हो। राठौर निवास की सुबह जितनी खूबसूरत थी, अब उतनी ही बेचैनी हर चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रति के मन में उथल पुथल चल रही थी। मेरा यहाँ आने का मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं था, फिर क्यों? जहाँ भी जाती हूँ सब कुछ क्यों बिखर जाता है? इतनी मुश्किल से तो मेरी जिंदगी में ठहराव आया है। एक सुकून भरा घर और परिवार मिला है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी चैन से बिता सकती हूँ। जब मुझे इस रिश्ते से एतराज नहीं तो अभिमन्यु जी को क्यों है? हिम्मत जुटाकर वो अभिमन्यु के कमरे की ओर बढ़ी। मिष्टी अभी गहरी नींद में थी। इधर अपने कमरे में अभिमन्यु गुस्से में चीजें इधर उधर फेंक रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। रति उसे कभी पराई लगी ही नहीं, जैसे वो उसके अपने वजूद का ही हिस्सा हो। ये जानने के बाद भी कि वो एक विधवा है, उसके जज्बातों में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उसे अपने करीब रखने की चाह और बढ़ गई थी। लेकिन आज जब उर्मिला ने उसे भाभी कहने को कहा तो जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया। वो उसे भाभी कैसे कह सकता था? उसकी आवाज, उसका चेहरा, सब कुछ उसके दिल में बस चुका था। हाँ, रति उसे अधीरा की याद जरूर दिलाती थी। शायद यही वजह थी कि उसका लगाव और गहरा हो गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिमन्यु समझ गया रति ही होगी, क्योंकि उसके कमरे में बिना आवाज दिए कोई नहीं आता था। वो तुरंत दरवाजा खोला। सामने रति खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग लिए। रति ने धीरे से कहा, कॉफी? कमरे की बिखरी हालत देखकर वो समझ गई कि उसके सामने खड़ा इंसान अभी भी गुस्से में है। फिर भी हिम्मत करके बोली, माँ ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने अपने कमरे की ये हालत कर दी? उसने नजरें झुका ली। वो सच ही तो कह रही थी, मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, तो इस हिसाब से आपको मुझे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अभिमन्यु की तेज आवाज गूंज उठी। रति ने सिर उठाया। वो गुस्से से तमतमा रहा था। अचानक उसने उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अभिमन्यु ने तेज लेकिन भावुक स्वर में कहा, किसी के कह देने से रिश्ते नहीं बदल जाते। उसकी आंखों में तीव्र भावनाएं उमड़ रही थीं। उस दिन से जब पहली बार मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया था, उसी दिन से तुम्हारा ये चेहरा मेरे दिल में बस गया है। उसने अपने सीने की ओर इशारा किया। तुम यहाँ इस दिल में अपनी जगह बना चुकी हो और तुम उस रिश्ते की बात कर रही हो जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है। उसकी आवाज और सख्त हो गई। कान खोलकर सुन लो, बहुत जल्द तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने वाला है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और तुम भी इस रिश्ते की सच्चाई जानती हो, फिर भी अनजान बन रही हो, समझकर भी नासमझ बन रही हो। एक पल रुककर उसने खुद को संभाला और फिर सामान्य स्वर में कहा, इसलिए इन बेकार बातों में वक्त मत बर्बाद करो। सुबह 10 बजे तैयार रहना, स्कूल में एडमिशन से जुड़ा काम है, मिष्टी को भी तैयार रखना। रति ने कभी सोचा भी नहीं था कि अभिमन्यु इस तरह अपने प्यार का इजहार करेगा। वो उसके एहसासों से अनजान नहीं थी, लेकिन वो इस तरह खुलकर कहेगा, इस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी जुनून भरी बातों ने एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज कर दी थीं। उसने धीरे से पलकें उठाईं और उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु की नजरें भी उसी पर टिकी थीं। वो बेबसी से बोला, ऐसे मत देखो रति, अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द दूंगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ मुंबई में एक आलीशान फ्लैट की बालकनी में एक शख्स खड़ा था। होठों पर सिगरेट थी और वो बार बार कश ले रहा था। उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के नरम स्पर्श का एहसास हुआ। वो मुड़ा। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने हल्का सा नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नैना ने मदमस्त अंदाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में चलते हैं ना? अमित ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। नैना ने थोड़ा रुककर कहा, वैसे अमित, एक बात समझ नहीं आ रही, हमारी शादी जयपुर से क्यों हो रही है? यहाँ हमारे सारे जानने वाले हैं और वहाँ एक अनजान शहर में। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। अमित कपूर कोई भी काम यूं ही नहीं करता। इधर अधीरा, उसकी पहचान, उसका चेहरा, सब कुछ तो खत्म हो चुका था। अब रति की जिंदगी भी वो सुकून से नहीं जी पा रही थी। मिष्टी के लिए उसने पूरी जिंदगी वैधव्य में बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन अचानक अभिमन्यु का उसकी जिंदगी में आना उसके सूखे और नीरस जीवन में जैसे हल्की बारिश की फुहार बनकर आया था। और अब तो वो जैसे उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह छा गया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इस परिवार के मान सम्मान या रिश्तों पर कोई आंच आए, लेकिन अभिमन्यु के विद्रोही तेवर देखकर वो खुद भी सोचने पर मजबूर हो गई, क्या अब भी मेरे हाथ में कुछ है? क्या कोई उम्मीद बची है कि मैं इस घर में सुकून से रह पाऊंगी? उसने कैसे मेरे अनकहे एहसास पढ़ लिए, बिना कहे ही हमें मैं से हम में कैसे जोड़ दिया। इन उलझनों को मन में दबाकर वो किचन में चली गई और नाश्ते की तैयारी में लग गई।
अधीरा की अधूरी ख्वाहिशों में से कुछ वो राठौर परिवार में आकर पूरी कर रही थी। आज उसने सबके लिए मिक्स वेज पराठे, बूंदी का रायता और पुदीना धनिया की चटनी बनाई। शाम 7 था, इसलिए नाश्ता जल्दी तैयार हो गया। अब बस मिष्टी को उठाना बाकी था। जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ी, पीछे से उर्मिला जी की आवाज आई, रति। रति मुड़ी और बोली, जी माँ। उर्मिला ने कहा, बेटा, मिष्टी के स्कूल में एडमिशन के लिए अभिमन्यु ने बात की है। तुम 10 बजे तक खुद भी तैयार हो जाना और मिष्टी को भी तैयार कर देना। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, ऑफिस में काम करते हुए तुम उसके स्वभाव को तो समझ ही गई होगी। वो थोड़ा गुस्सैल है और समय का बहुत पाबंद भी। जरा सी भी देरी उसे पसंद नहीं, तुम समझ रही हो ना? रति ने संभल कर बोला, जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी। उर्मिला ने गहरी सांस ली। तुम दोनों के रिश्ते अब बदल चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें पहले जैसा ट्रीट करे या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे। जतिन और वो जुड़वा भाई जरूर थे, लेकिन स्वभाव में बहुत फर्क था। जतिन रिश्तों को समझता था। वो आगे कहते कहते रुक गई, जैसे देवर शब्द उनके होठों तक आकर ठहर गया हो। अभिमन्यु की बातें उन्हें याद आ गई थीं। फिर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, तुम इस परिवार की बहू हो, हमारे जतिन की पत्नी। हमें पता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारा रिश्ता हमसे खत्म नहीं होता। उनकी आवाज भर्रा गई। बहुत मन था अपने बच्चों की शादी देखने का। देखो ना, उसने तो कर भी ली थी, लेकिन हम देख नहीं पाए। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अब थक गई हूं। ये घर अब तुम्हारा है और तुम इस घर की बड़ी बहू हो। उन्होंने जानबूझकर बड़ी बहू पर जोर दिया। इस घर की मान मर्यादा अब तुम्हें ही संभालनी है, कोई आंच नहीं आने देना। ये कहते हुए उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखें नम थीं। शायद अभिमन्यु के व्यवहार से वो आहत थीं। रति ये देखकर घबरा गई। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? उसने प्यार से उनके हाथ नीचे किए और कहा, ये हाथ तो सिर्फ भगवान के सामने जुड़ने चाहिए और मेरे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। वो उन्हें दिलासा देते हुए बोली, मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। माना कि उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक घर नहीं संभाल पाऊं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और आपसे वादा है, आपकी ये बहू राठौर परिवार की इज्जत हमेशा यूं ही बनाए रखेगी। अभिमन्यु अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दोनों को बात करते देखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। अनजाने में ही वो उनकी बातें सुनने लगा। आज पहली बार उसे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। वो साफ समझ रहा था कि माँ जानबूझकर रति को इज्जत का हवाला दे रही हैं। जब बेटे पर उनका बस नहीं चला, तो अब बहू पर अपनी मर्यादा थोप रही थी। उसके मन ने उसी पल फैसला कर लिया, बहू तो रति ही बनेगी, लेकिन उसके नाम के साथ सिर्फ अभिमन्यु जुड़ा होगा। कुछ देर बाद रति मिष्टी को उठाने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसे जाते देख अभिमन्यु भी बिना सोचे उसके पीछे पीछे चला आया। वो किसी भी हाल में उसे अपने भाई की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके लिए रति सिर्फ वही लड़की थी जिसे उसने अनजाने में अपनी बाहों में भर लिया था। उस एक छुअन ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। वही एहसास उसे अधीरा की याद दिला गया था, और शायद यही वजह थी कि उर्मिला जी की लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी लड़की उसके दिल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन रति, वो तो कब की उसकी धड़कन बन चुकी थी। वो वही लड़की थी जिसे वो अपने कैबिन में घंटों निहारा करता था, बिना वजह कामों में उलझाए रखता, बस उसे अपने पास रखने के बहाने ढूंढता रहता। वो रति के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसका रिश्ता तो दिल से कब का जुड़ चुका था, फिर किसी और रिश्ते की जगह ही कहाँ बचती थी। उधर रति अब भी उर्मिला जी की बातों में उलझी हुई थी। वो अपने कमरे में पहुंची, जहां मिष्टी पेट के बल गहरी नींद में सो रही थी। उसके पीछे पीछे अभिमन्यु भी कमरे में आ गया। मिष्टी को इस तरह सोता देख अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आदतें बिल्कुल उसी पर गई थीं। रति जैसे ही मिष्टी को उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अभिमन्यु की आवाज सुनकर वो चौंक गई। उसकी नजर सामने उठी और आंखें हैरानी से फैल गईं। वो ठीक सामने खड़ा था। घबराहट के मारे ठंड के मौसम में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। रिश्तों की मर्यादा का डर उसके मन में साफ दिखाई दे रहा था। अगर किसी ने उन्हें इस तरह साथ देख लिया तो? अभी तो माँ ने इशारों में बहुत कुछ समझा दिया था, फिर ये इंसान क्यों नहीं समझ रहा? रति ने खुद को संभालते हुए कहा, आप इस तरह मेरे कमरे में? अगर कोई बात करनी थी तो शाम से कहकर मुझे बुला लेते, मैं खुद बाहर आ जाती। अभिमन्यु ने अपने गुस्से को दबाते हुए धीमे स्वर में कहा, क्या हो गया है तुम्हें? और मैं तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं आ सकता? माँ से क्या बात हो रही थी? अब रति का सब्र भी टूटने लगा था। वो उसके पास आई और थोड़ा सख्त लहजे में बोली, ये आपका ऑफिस का कैबिन नहीं है, और ना ही मैं आपकी पीए हूँ कि जब मन किया चले आए। आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं आपके भाई की पत्नी हूँ, इतना तो लिहाज आपको होना ही चाहिए। आखिरी शब्द कहते हुए उसकी नजरें झुक गई और आवाज हल्की सी कांप गई। उसने हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन भीतर कहीं दर्द भी चुभ रहा था। अभिमन्यु ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, इस कमरे में अब मैं ऐसे ही आऊंगा, और जहां तक ऑफिस की बात है, कल से तुम ऑफिस आ रही हो। मिष्टी अब ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉय को इतनी छुट्टी नहीं दे सकता, और जब बोलते वक्त जुबान साथ न दे तो समझ लेना चाहिए कि बस। रति ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी जिंदगी में कोई बखेड़ा नहीं चाहती, मुझे सुकून से रहने दीजिए। उसकी आवाज में विनती साफ झलक रही थी। रति को इस तरह परेशान देख अभिमन्यु का दिल कस गया। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और वो उससे दूर रहने की बात कर रही थी। कैसे? उसकी शांत दुनिया में भावनाओं का तूफान लाकर अब वो सुकून कैसे ढूंढ सकती थी?
वो एक कदम और उसके करीब आया और धीमे लेकिन गहरे स्वर में पूछा, किस बात का डर है तुम्हें? तभी बाहर से उर्मिला जी की आवाज गूंजी, रति। रति घबराकर बोली, माँ आ रही है? अभिमन्यु ने बेपरवाही से कहा, तो? मानो उनके आने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रति का चेहरा रोने जैसा हो गया, डर साफ झलक रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, वो क्या सोचेंगी? अभिमन्यु बिना जवाब दिए दरवाजे से हटकर मिष्टी के पास आ गया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या सोचेंगी? बताओ जरा। प्लीज आप यहाँ से जाइए, रति ने लगभग विनती करते हुए कहा। लेकिन अभिमन्यु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने मिष्टी को गोद में उठाया और बाहर जाने लगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, सामने उर्मिला जी खड़ी थी। अरे ये अभी तक उठी नहीं? उन्होंने हल्की हैरानी से कहा। अभिमन्यु ने एक नजर रति पर डाली और सहज स्वर में बोला, लगता है इसे ज्यादा देर तक सोने की आदत हो गई है। उसकी बात सुनकर रति का सिर शर्म से झुक गया। बात मामूली थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसकी परवरिश पर सवाल उठा दिया गया हो। उर्मिला जी भी बात का मतलब समझ रही थी। किसी पर उंगली उठाना कितना आसान होता है, जबकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मिष्टी उसकी कोख की नहीं थी, फिर भी वह उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। बस आज उसके देर से उठने पर तंज कस दिया गया। मिष्टी अभी एक नन्ही सी बच्ची ही तो थी। अगर वो उसकी अपनी बेटी होती तो शायद रति जवाब भी दे देती, लेकिन यहाँ वो खुद ही अपराध बोध में डूबी हुई थी। रति की जिंदगी छिन जाना और फिर मिष्टी का एक्सीडेंट, इन सब का दोष वो खुद को ही दे रही थी। उर्मिला जी ने धीमे स्वर में कहा, मन छोटा मत करो, वो ऐसा ही है। कुछ ही देर में मिष्टी की खिलखिलाहट पूरे माहौल में गूंजने लगी। रति शाम की मदद से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। थोड़ी ही देर में आनंद जी और उर्मिला जी भी आ गए। अभिमन्यु मिष्टी को गोद में लिए वहां पहुंचा और उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, मिष्टी यहाँ बैठेगी। कुछ ही पलों में दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई थी। उर्मिला जी ने रति से कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ। जी। रति धीरे से आकर बैठ गई। तभी मिष्टी बोली, मम्मा मुझे खिला दो। रति ने जैसे ही उसे खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, अभिमन्यु ने पहले ही मिष्टी के मुंह में पराठे का कौर डाल दिया। रति बस उसे देखती रह गई। पता नहीं क्यों मिष्टी पर उसका यूं हक जताना उसे अच्छा नहीं लगा। उसका मन अचानक बुझ सा गया। खाने की इच्छा भी खत्म हो गई। सुबह से मिष्टी उसके पास आई भी नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी और असुरक्षा पनपने लगी। आखिर मिष्टी एक बच्ची ही तो थी। इतने लोगों के बीच खुश हो रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अभिमन्यु उसकी बदलती भावनाओं को गौर से देख रहा था। उसका उदास चेहरा उसे भी चुभ रहा था, लेकिन वह जो कर रहा था आने वाले कल के लिए कर रहा था। अभिमन्यु ने थोड़े रुखे स्वर में कहा, ब्रेकफास्ट जल्दी करो, हमें निकलना भी है। फिर उर्मिला जी की तरफ देखकर बोला, माँ कल से रति ऑफिस आएगी। मिष्टी भी कुछ दिनों में स्कूल जाना शुरू कर देगी, और आप सब तो हैं ही उसे देखने के लिए। इस बार रति चुप नहीं रही। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने मजबूरी में ये जॉब ज्वाइन की थी, अब कोई मजबूरी नहीं है। उर्मिला जी को पहले ही अभिमन्यु के लहजे पर गुस्सा आ रहा था, जिस तरह वो रति पर हुक्म चला रहा था। लेकिन जैसे ही रति ने नौकरी छोड़ने की बात कही, उनके चेहरे पर संतोष आ गया। बात सच भी थी, रति ने यह काम मजबूरी में ही किया था। ये बात उर्मिला जी, आनंद जी और खुद अभिमन्यु भी जानता था। लेकिन अभिमन्यु के लिए वजह कुछ और थी। उसे किसी भी कीमत पर रति का साथ चाहिए था। कम से कम ऑफिस में इन रिश्तों की बंदिशें तो नहीं होंगी। वहां वह उसे खुलकर बिना डर के निहार तो सकता था। अभिमन्यु ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, माँ अपनी बहू से कह दीजिए, किसी की वजह से मैं अपने ऑफिस के